हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज बुक समरी। दोस्तों, जिंदगी में जुनून का होना कितना ज़रूरी है। हम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सुकून से भरी हुई हो जाएगी। कई लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी रिटायरमेंट के इंतज़ार में लगा देते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी का ऐसा अप्रोच सही नहीं है। दोस्तों, इन सब के साथ ही लोगों के अंदर फियर ऑफ फेलियर भी बहुत ज़्यादा होता है, और इस फियर ऑफ फेलियर के कारण ही ऐसा होता है कि उनके पास से कई बेहतरीन अवसर गुजर जाते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जिंदगी के सामने शेर की तरह चौड़ी छाती करके कैसे जीना है। दोस्तों, सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उन्हें अपनी जॉब से बोरियत हो जाती है। कई बार तो लोग इतनी बुरी तरह से बर्न आउट हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए। लोग इन दो ऑप्शनों का चुनाव अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। देखा यह जाता है कि एवरेज लोग पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस रास्ते पर चलने से उन्हें अल्टीमेट गोल कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपको अपने गोल से प्यार है तो फिर आप दूसरे ऑप्शन का चयन कीजिए। इसी के साथ अगर आप एग्जॉस्ट हो गए हैं तो फिर खुद से कुछ सवाल करिए। सबसे पहला सवाल तो ये करिए कि कहीं आप सही रास्ते से भटक तो नहीं गए। दूसरा सवाल ये करिए कि आपके लिए आपका लक्ष्य कितना जरूरी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी में जुनून लाने से सब कुछ बिगड़ सा जाता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आपको जीवन में बैलेंस बनाकर रखना है तो फिर आपको जुनूनी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस किताब के ऑथर की सोच इस बात से थोड़ी अलग है। वो सोचते हैं कि जिंदगी में जुनून का होना बेहद जरूरी है। उनके हिसाब से अगर आपकी जिंदगी में लक्ष्य और जुनून होगा तो आप कभी भी बोर नहीं हो सकते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि जुनून से ही शरीर में एनर्जी का बहाव होता है। मोटिवेट रहने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा फ्रेश रखिए। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आपका पैशन क्या है, लेकिन इतना मालूम होने से ये तय नहीं हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आपको जिंदगी में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फिर आपके सफर में लगातार तेजी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ सही और सटीक शुरुआत होने से सफलता नहीं मिल जाती है। सफलता तभी मिलेगी जब आपका सफर लगातार चलता ही रहेगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहिए कि आपका जुनून आपके साथ ही चलता रहे। जब तक जुनून रहेगा तब तक आपका सफ़र भी चलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत शानदार कैरियर होने का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार कैरियर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप एक गोल को पा लें फिर उसके बाद काम करना ही छोड़ दें। बहुत शानदार कैरियर होने का मतलब ये होता है कि आपके पास गोल्स की पूरी सीरीज होनी चाहिए। अच्छा रहेगा कि आपके पास एक पूरी स्क्रिप्ट हो। फिल्माकार की तरह आप अपनी सुपरहिट जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद ही लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद क्या आने वाला है। अपनी जिंदगी का जितना शानदार आप क्लाइमैक्स लिखेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। क्लाइमैक्स का मतलब गोल्स और जुनून से है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर अपने जीवन का किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक समय पर उनके पास 500 अपार्टमेंट हुआ करते थे, लेकिन तभी उनका सपना बदल गया। उन्हें लगा कि इस फिगर को 1000 तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने अपने नए गोल्स की तरफ ध्यान दिया। नतीजा उनके पक्ष में आया। आज उनके पास 4500 से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं। इस अध्याय से आपको ये सीख मिलनी चाहिए कि जिंदगी में लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा और जुनून से भरपूर होगा तो फिर सक्सेस की तरफ आपके पांव बढ़ ही जाएंगे। दूसरा स्टेप है, बड़ा सोचिए और प्रैक्टिकल भी रहिए। फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। करोड़पति बिजनेसमैन को भी ये बात पता नहीं होती है कि उसके अगले प्रोजेक्ट का अंजाम क्या होने वाला है। फिर सवाल आता है कि आप कैसे एग्जैक्टली जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी सुकून से भरी होगी। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचिए, खुद को चैलेंज करते रहिए। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी का ट्रू पोटेंशियल सामने निकल कर आ सके। जितना प्रेजेंट में आप खुद को चैलेंज देने की कोशिश करते रहेंगे, आपका भविष्य भी उतना ही बेहतर होगा। इसकी कोई गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन भरोसा जरूर दिलवा सकता हूँ। आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसले आराम से सोच समझकर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि शर्मा जी के नकल करते हुए एक नए बिजनेस की शुरुआत कर दी, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि परिवार के प्रेशर से शादी कर दी। जीवन का यही जादुई फॉर्मूला अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर भरपूर रिसर्च कीजिए। जब तक टारगेटेड ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट तैयार ना हो जाए, उससे लॉन्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब के साथ अपने बिजनेस में
में तेजी के महत्व को कभी मत भूलिए। याद रखिए कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, इसीलिए कंपटीशन के इस दौर में फर्स्ट आने की कोशिश कीजिए। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले लाने के लिए आपके अंदर जुनून का होना बेहद जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल कंपनी को देखिए, उसके हर प्रोडक्ट में कुछ न कुछ कमी रहती है, लेकिन फिर भी मार्केट में वो नंबर 1 पे है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का कारण है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले लोगों तक लेकर आता है। इसीलिए ज्यादा परफेक्ट बनाने के चक्कर में स्लो मत हो जाना। डर को डराने की कला। साइकोलॉजिकल रिसर्च में पता चला है कि इंसान की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह उसका डर ही होता है। आपको एक हुनर सीखना ही पड़ेगा, और वो हुनर है डर को आखिर कैसे डराना है। याद रखिए कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप एक जवान हैं। अगर आप जवान हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत है? सीना चौड़ा कीजिए और डर के सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो जाइए। किसी भी बड़े काम की सक्सेस के लिए डर का होना बेहद जरूरी है, लेकिन उस डर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। वो डर इतना कम होना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए। लेकिन अगर वो डर आपकी सफलता के बीच में मुश्किलें पैदा कर रहा है तो फिर आपको जंगल के शेर का स्वभाव अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस के सफर में डर बार बार आपके सामने आ रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते जाइए, गोल्स की तरफ देखिए और सोचिए कि क्या ये डर काफी है सुस्त बैठकर काम बंद करने के लिए। अपने जवाब की तुलना अपने गोल्स के साथ कीजिए, फिर देखिए किसका कद ज्यादा बड़ा है। क्या आपका गोल बड़ा है? अगर आपका गोल बड़ा होगा तो फिर आपको डर के साथ खेलने में मजा आने लगेगा। डर जब भी लगे तो उसे अपने साथ बैठा लीजिए और कहिए, अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है, सफलता मेरा इंतजार कर रही है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि डर से कुछ साइकोलॉजिकल मदद भी मिल सकती है। अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो फिर डर से भी दो दो हाथ करना ही पड़ेगा। डर से जल्दी से दोस्ती कीजिए और आगे बढ़ने के रास्ते को और अच्छे से मजबूत बनाइए। पैसों के इस्तेमाल की कला को सीखना बेहद जरूरी है। क्या आप सक्सेस को नापने का तरीका जानते हैं? कैसे आप जानते हैं कि आप सफल हो रहे हैं या फिर नहीं? ऑथर कहते हैं कि सफलता को नापने का एक ही तरीका है और वो तरीका है ग्रोथ। जितना आप ग्रो करेंगे उतना ही आप सफल माने जाएंगे। क्या आप आज के दिन कल से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं? अगर आप हर रोज ग्रोथ कर रहे हैं तभी आप सफलता की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि डर हानिकारक होता है, उससे दूर कैसे भगाया जाए? इसका जवाब बहुत आसान है। डर हानिकारक कभी नहीं होता है, वो नुकसान तभी करेगा जब आप उससे करने दोगे। जिस दिन आप डर का सही इस्तेमाल करना सीख जाओगे उस दिन के बाद आपको रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा, और जिसका साथी ही डर हो उसको कौन ही हरा सकता है। अगर आपको कोई हरा नहीं सकता तो फिर विजेता तो आप ही हुए ना। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कि पैसों का सही इस्तेमाल क्या होता है। अपने आप से सवाल कीजिए कि पैसों का सही इस्तेमाल क्या होता है। क्या पैसों को सेव करना ही उसका सही इस्तेमाल है? इसका जवाब है नहीं। सेविंग इज नॉट ऑलवेज गुड। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पैसों का सही इस्तेमाल सेविंग नहीं हो सकता। अगर पैसा आपके आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है तो फिर वो पैसा आपके किसी काम का नहीं। पैसा तभी आपके काम आ सकता है जब वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस बुक के ऑथर आपको सजेस्ट करते हैं कि अपनी कमाई का 30 से 40% अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में इन्वेस्ट कीजिए। जो पैसा आप अपने बिजनेस के ऊपर लगाएंगे वही पैसा आगे जाकर आपकी मदद करेगा। याद रखिए एक फॉर्मूला, पैसा उसी की मदद करता है जिसके पास उसको यूज करने का तरीका होता है। अगर आपको पैसों को यूज करना आता है तो फिर पैसा आपको रंग से राजा बना सकता है। अगर लोगों का ध्यान आपके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आप सफल हो रहे हैं। इसके पहले वाले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि सफल होने का मतलब होता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस बात को याद रख लीजिए कि जितने ज़्यादा लोग आपको हेट करेंगे उतने ही ज़्यादा आप सफल होते जाएंगे। इसकी एक और संभावनाओं को देखते हैं। मान लीजिए कि सोशल मीडिया में आपको अरबों लोग गाली दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य में आप राजनेता भी बन सकते हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में आपका ही नाम लिखा है। आज का दौर कितना व्यस्त है। आज के समय में लोगों के पास खाना खाने तक का समय नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आपका काम कहीं ना कहीं उससे प्रभावित कर रहा है। अपने जवाब की तुलना अपने गोल्स के साथ कीजिए, फिर देखिए किसका कद ज़्यादा बड़ा है। क्या आपका गोल बड़ा है? अगर आपका गोल बड़ा होगा तो फिर आपको डर के साथ खेलने में मज़ा आने लगेगा। डर जब भी लगे तो उसे अपने साथ बैठा लीजिए और कहिए, अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है, सफलता मेरा इंतज़ार कर रही है।
रिच डैड पुअर डैड बुक समरी। दोस्तों, अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीरी या गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर या गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का प्रमाण रॉबर्ट टी कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। ये किताब जिंदगी में सफल होने के सभी आयामों से आपका परिचय कराती है। अमीर या गरीब बनने के पीछे के सभी कारणों और स्थितियों से भी वाकिफ कराती है। रिच डैड पुअर डैड बुक में पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसों में इजाफा किया जाता है, इसके पूरे मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझाया गया है। ऑथर ने इस बुक में कैश फ्लो, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस शुरू करने के लिए पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। ऑथर ने अपनी इस पुस्तक में एक कहानी के माध्यम से इन सभी मुद्दों पर चर्चा की है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जो बात मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ वो ये है कि यदि आप असफलता से बचते हैं तो आप हमेशा सफलता से भी बचते रहेंगे। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी एक ऑथर है जो आम लोगों को अमीर बनने के गुर सिखाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने इसी लेखन शैली के जरिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हुआई में हुआ। उनकी शिक्षा न्यूयॉर्क में हुई। 1985 में रॉबर्ट ने सब कुछ छोड़कर अपनी इंटरनेशनल एकेडमिक कंपनी शुरू की, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को बिजनेस और इन्वेस्ट करने के गुर सिखाने की शुरुआत की। 1997 में रॉबर्ट की रिच डैड पुअर डैड बुक आई, जिसने न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर अवार्ड हासिल की। आज दुनिया भर में रॉबर्ट की बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की पुस्तकें उपलब्ध हैं। इन्होंने फाइनेंस मैनेजमेंट से जुड़ी कई और पुस्तकें भी लिखी। इनकी सभी पुस्तकें आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रॉबर्ट की रिच डैड पुअर डैड बुक हर युवा वर्ग को उसके टीनेज स्टेज खत्म होने से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने भविष्य में कम से कम ठोकरें खाने पड़े। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा की ताकत से मापा जाता है। आपके सपने का आकार और आपकी इस तरह से निराशा को अपनी जिंदगी में संभालते हैं। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड बुक में एक कहानी के जरिए अमीरी और गरीबी के सभी आयामों को समझाने की कोशिश की है। इस बुक में बताया गया है कि अमीर ऐसा क्या करता है कि वो कम समय में ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और गरीब ऐसा क्या करता है कि वो ज़्यादा काम करने पर भी कम पैसे कमाते हैं। ऑथर ने अपने पूरी पुस्तक में दो लोगों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए, जिसमें से एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब है। जो गरीब है वो रॉबर्ट के पिता हैं, और जो अमीर हैं वो रॉबर्ट के दोस्त के पिता हैं। रॉबर्ट इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अमीर और गरीब के सभी आयामों का तुलनात्मक विवरण करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, हर बार जब आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो कोई और सोचता है कि वो कर सकता है। सफल होने का सबसे पहला सबक होता है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखते हुए मनुष्य उन सभी मुश्किल हालातों से आसानी से निकल सकता है जो मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती हैं। रॉबर्ट के पिता की सोच नकारात्मक है, जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता की सोच सकारात्मक है। नकारात्मक सोच वाले कभी प्रश्न नहीं करते, जबकि सकारात्मक सोच वाले हमेशा प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने वाले हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, साथ ही मंजिल पाने के लिए नए रास्ते भी निकालता है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जिससे कि वो हर विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग को एक्टिव रख सके और सही फैसले ले सके। सही फैसला ही सफलता की ओर पहला कदम है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, हमेशा जोखिम होता है, इसीलिए इससे बचने के बजाय जोखिम का सामना करना सीखें। काम छोटा हो या बड़ा, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को ही छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वही सफल हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं, जिस वजह से वो लाइफ में कभी भी जोखिम उठाना नहीं चाहते। जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता हमेशा जोखिम उठाते हैं और जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक हमेशा हमें जोखिम से बाहर निकालना सिखाती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर और गरीब का दर्शन ये है, अमीर अपने पैसों का निवेश करते हैं और जो बचा है उसे खर्च करते हैं। गरीब अपना पैसा पहले खर्च करते हैं और जो बचा है फिर उसे निवेश करते हैं। ऑथर ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि मनुष्य को संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दोगुना करती है और दायित्व धन और पैसों में कमी लाता है।
अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले उसका निवेश करते हैं, बाकी बचे हुए पैसों से अपने लिए सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। जबकि गरीब लोग पैसे आने पर सबसे पहले अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसों को निवेश करते हैं। निवेश किया हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है, जो भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। प्रत्येक मनुष्य को पैसे कमाने के लिए सबसे पहले निवेश पर ध्यान देना चाहिए। निवेश होगा तो प्रॉफिट होगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अच्छी गलती को व्यर्थ न जाने दें, इससे सीखें। कहने का मतलब है गलतियों से सीखें। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अक्सर ये लाइन सुनते हैं कि लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं। ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफी है। ऑथर ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अपने हर गलतियों से हमें सीखने की जरूरत है। गलतियों से सीखेंगे तो आने वाले कल में हम अपने काम को पहले से भी ज्यादा बेहतर करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी से जल्द करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर और गरीब के बीच अंतर यह है कि वो अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि वो किस तरह से अपने जीवन में आए मौकों की पहचान करता है और उसका लाभ उठाता है। सही समय पर मौके का लाभ उठाना ही सफल व्यक्ति की पहचान है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पैसों के लिए काम मत करो, उससे अपने लिए करने दो। कहने का मतलब है पैसों से काम करवाना सीखो। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड में पैसे कमाने की कला बताते हुए कहा है कि मनुष्य को पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए और न ही पैसों का लालच करना चाहिए। मनुष्य को केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों से अपने लिए भी काम करवाना चाहिए। पैसों से काम करवाने की कला अगर आती है तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसे ही और ज्यादा पैसा कमाकर लाता है। दोस्तों, अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उससे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो गाजर बस एक झलवा था। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वो मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वो भी अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बनकर रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करने दो। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही आप अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है और फिर हम सोचते हैं कि कहीं हम गरीब के गरीब न रह जाएं। इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसों से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। फिर हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम और ज़्यादा कमा सकें, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैडी रेड रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं और खर्चे भी करते हैं। ये एक ट्रैप है। आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना होगा, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अमीर बनना चाहते हैं और अधिकतर लोग इसी ट्रैप का शिकार बन जाते हैं। पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर ये सोचकर मत जाइए कि आपको हर महीने एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। ये हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर उसमें ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, लेकिन तब भी आप पैसों के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। सच का सामना कीजिए। आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल हैं वो खुद से पूछिए, उनका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि आप सबसे पहले अपने मन से डर को हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा न कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है,
लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी न होने दें कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए? क्या आप अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, अपनी परेशानियों के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्ज़ाम मत दीजिए, टैक्स को इल्ज़ाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो अम्मी डैडी ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का पहला पार्ट ये भी था कि अम्मी डैडी ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वो बस काम करते रहे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो अपने दिल से काम पर लगे रहे। इस दौरान कई नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आते रहे। पैसों को कैसे अपने पीछे भगाया जाए इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्हें उस गैराज पर कभी काम ही नहीं करना पड़ा जहां से वो कॉमिक्स किराए पर दे देते। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रख दिया जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता। एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसों को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसों के लिए काम करो। द फॉलकॉन मेथड बुक समरी। दोस्तों, इस बुक में हम देखेंगे कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और खुद को फाइनेंशियली आज़ाद कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर डेविड सोलियमो ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के वो तरीके बताए हैं जो कि बहुत आसान है और जिनकी मदद से कोई भी खुद के लिए स्टॉक मार्केट के जरिए एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है। ये बुक किसके लिए है? वो लोग जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, जो कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो पैसिव इनकम बनाने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में जानना चाहते हैं। आज के वक्त में ये बात हर कोई मानता है कि उन्हें सारी जिंदगी पैसों के लिए काम नहीं करना है। बहुत से लोग आज चाहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं दूसरी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे कमाए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको अंत तक जरूर देखना। ये बुक हमें स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का एक बहुत आसान तरीका बताती है जिसे फिलकॉन मेथड कहा जाता है। फिलकॉन एक पक्षी का नाम है जो कि शिकार करने में माहिर होती है। उसी पक्षी की तरह ये मेथड भी काम करता है जो कि आपके लिए हमेशा बेहतर स्टॉक पहचान कर लाता है। दोस्तों, आप 3 तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा तरीका है। आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे और बिना काम किए पैसे कमाए, लेकिन कभी कभी ये इतना मुश्किल हो जाता है कि हम इसे समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, सबसे पहले आता है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बॉन्ड। बॉन्ड एक तरह का कर्ज होता है जो कि एक सरकार या फिर एक कॉर्पोरेशन किसी को देती है और बाद में वो उससे ब्याज के साथ उसे वापस लेती है। लेकिन क्योंकि ये एक करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्फ्लेशन आ जाता है जिसकी वजह से समय के साथ पैसों की कीमत कम हो जाती है। आपने जितने % का ब्याज लगाया था उससे इन्फ्लेशन खा जाएगा और आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा या फिर ना के बराबर फायदा मिलेगा। इसके बाद आता है अनप्रॉफिट एसेट्स, जिसमें आप ये उम्मीद से सोना या तेल खरीदते हैं ताकि आप उससे कुछ समय के बाद ज़्यादा दाम पर बेच सकें, लेकिन इससे आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा और जब तक ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी तब तक ये आपको कुछ भी नहीं देंगी। वॉरेन बफे के हिसाब से तीसरी कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रॉफिट एसेट्स का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आते हैं किसी कंपनी के शेयर या फिर एक ऐसा रियल एस्टेट जिससे किराए पर दे सके। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं और उस कंपनी के सारे फायदे आपको आपके % शेयर के हिसाब से मिलते रहते हैं। अगर आप एक रियल एस्टेट लेकर उसे किराए पर दे रहे हैं तो आपको उसके फायदे मिलते रहेंगे और साथ ही आप उसे बाद में बेच भी सकते हैं। ये दोनों ही किसी भी करेंसी पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए इन्फ्लेशन का असर इन दोनों पर नहीं होता है। ये सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं। अच्छे से इन्वेस्ट कर पाने के लिए आपको ये समझना होगा कि कंपनी किस तरह से कैश का इस्तेमाल करती है। मान लीजिए कि कंपनी एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें बहुत से इनपुट और आउटपुट पाइप लगे हुए हैं। आपको ये नहीं पता है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि उसके बाहर क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले उसके बारे में अंदाज़ा लगाना छोड़ना होगा। जो उसके अंदर हो रहा है उसे समझना होगा और जो उसके बाहर भी हो रहा है उसे भी ज़रूर समझना होगा। इनपुट पाइप का मतलब होता है वो लाइन जिससे पैसा कंपनी के अंदर जाता है। इसमें आता है कंपनी का रेवेन्यू, यानी कि वो पैसा
जो कंपनी अपने सामान को बेचकर कमाती है। इसके अलावा एक कंपनी पैसा कमाती है अपने नए शेयर को बेचकर। जब कंपनी अपने शेयर को बेचती है तो उसके स्टॉक्स डाइल्यूट हो जाते हैं और इसीलिए आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उससे भी उसके पास पैसे आते हैं। उसका प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद आते हैं आउटपुट पाइप, यानी कि कंपनी में पैसे कहाँ से बाहर जाता है। इसमें कंपनी के खर्चे आते हैं, जैसे कि स्टाफ को सैलरी देना, कर्जा चुकाना, मार्केटिंग का खर्च और टैक्स का खर्च। जब आप किसी कंपनी की जांच करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके प्रॉफिट वाले आउटपुट पाइप को देखना होगा। यही आपको बताती है कि किस तरह से आप किसी कंपनी में पैसा लगाकर फायदा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये देखिए कि एक शेयर होल्डर को एक डिविडेंड की तरह कितना पैसा मिल रहा है। वो कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसे दे रही है तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद शेयर बाईबैक से सावधान रहिए। कभी कभी कंपनी खुद अपने स्टॉक खरीद लेती है ताकि मार्केट में कोई दूसरा उसे ना खरीद पाए। इससे उनका डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट बढ़ जाता है। अंत में रिटेंड अर्निंग पर ध्यान दीजिए, जो कि वो पैसा होता है जो कंपनी अपने बढ़ने के लिए वापस खुद पर इन्वेस्ट कर देती है। फैल्कन मेथड में आप बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर एक कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से इन्वेस्टर क्वांटम इन्वेस्टिंग के मॉडल के हिसाब से अपने पैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप बहुत से नंबर्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि डिविडेंड शेयर पर, और उन नंबर्स के हिसाब से अलग अलग तरह की कंपनियों की लिस्ट बनाकर उसमें 1 साल के लिए अपना पैसा लगाते हैं और फिर उसके शेयर्स को बेच देते हैं। उसके बाद अगले साल आप यही काम फिर से करते रहते हैं। क्वांटम इन्वेस्टिंग में आप नंबर पर और डाटा पर ध्यान देते हैं, जिससे आप बहुत से साइकोलॉजिकल गलतियां नहीं करते हैं, जो कि पैसे खोने का आम जरिया होता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है, जब आप डाटा के हिसाब से कंपनी की लिस्ट बनाते हैं तो आपकी मुलाकात बहुत सी ऐसी कंपनियों से हो जाती है जिनका आप नाम भी नहीं जानते। इस मेथड के हिसाब से चलने का दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप हर साल अलग अलग कंपनियों की लिस्ट बनाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो साल में कभी कभी आपको नुकसान भी सहना होता है। बहुत से इन्वेस्टर इसीलिए इस मेथड के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इस समस्या से निकलने के लिए हम फैल्कन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भावनाओं में आकर फैसला न लेने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही इस मेथड में आप हर साल कंपनी में पैसा लगाते या निकालते नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक उसमें पैसा लगाकर उसे होल्ड करते हैं। यहाँ पर हमारा मकसद होता है किसी कंपनी में पैसा लगाने के बाद उससे लंबे से लंबे समय तक फायदा लेते रहना। इसके अलावा फैल्कन मेथड में आप सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्वेस्ट करने के लायक होती हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी लोकल कंपनियों पर भरोसा करते हैं और भावनाओं में बहकर उनमें पैसा लगा देते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। इसलिए फैल्कन मेथड बहुत से फिल्टर्स का इस्तेमाल करती है, जो कि इन कंपनी के सारे फिल्टर्स को पास कर जाए, वही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। फैल्कन मेथड में सबसे पहले आप अच्छी कंपनियों को पहचानते हैं। आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी इन्वेस्ट करने लायक भी है या नहीं? इसके लिए आप उसके रेवेन्यू या फिर कैश फ्लो को नहीं देख सकते, क्योंकि ये सारे काम कागजी होते हैं। जो कंपनी पिछले 20 सालों से अपने डिविडेंड को लगातार पैसे दे रही है, उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और इन्हें छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 20 सालों तक क्यों देखना, सिर्फ 5 या 10 सालों तक देखने में क्या परेशानी है? सबसे पहले तो ये कि लंबे समय तक देखने से हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट के हालात खराब होने पर कंपनी किस तरह से बर्ताव करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था तो किस तरह से कंपनियों ने अपने डिविडेंड को पैसा दिया, ये देखने के लिए आपको लंबे समय पर ध्यान देना होगा। दूसरा ये कि अगर कंपनी लगातार अपने डिविडेंड को पैसा दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह की कंपनियां हर इन्वेस्टर को बहुत प्यारी होती हैं। SP 500 इंडेक्स ने इस तरह की कंपनियों की एक लिस्ट बनाकर उन्हें डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स का नाम दिया। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 25 साल से अपने डिविडेंड को अच्छा पैसा दिए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। सबसे पहले तो ये कि हम SP 500 इंडेक्स की लिस्ट पर ही क्यों निर्भर रहें, जबकि हमारे पास दूसरे बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई कंपनी 2 साल तक लगातार अपने डिविडेंड को एक बराबर पैसा दे रही है तो उससे इंडेक्स एरिस्टोक्रेट्स की लिस्ट से हटा दिया जाता है। उन स्टॉक्स को खरीदिए जो कि अपने एवरेज दाम से सस्ते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में फायदा तभी मिलेगा जब आप स्टॉक को कम दाम पर खरीद कर उसे ज्यादा दाम पर बेचेंगे।
लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट के दाम अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक अच्छा मौका अपने हाथ से निकल सकता है। लेकिन फिर भी आपके पास मोल भाव करने का ऑप्शन रहता है, जिसकी मदद से आप स्टॉक को कम दाम पर खरीद कर उससे ज्यादा दाम पर बेच सकते हैं। एक अच्छी डील पाने के लिए आपको एक स्टॉक को तब खरीदना होगा जब उसके दाम उसके पूरे इतिहास के दामों के उतार चढ़ाव के एवरेज से कम हो। कीमतें समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, लेकिन आपको उसे तब खरीदना होगा जब उसकी कीमत औसत कीमत से कम हो। ये तरीका काम इसलिए करता है क्योंकि इंसान अक्सर अपने भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता है, जिससे वो काबू करने की कोशिश करता है। लालच और डर, ये दोनों चीजें जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के दाम घटते या बढ़ते रहते हैं। जब लोगों के अंदर डर बनता है तो वो सब कुछ बेचकर भागने के बारे में सोचते हैं, और समझदार इन्वेस्टर यहाँ पर आकर अच्छे फैसले लेते हैं। जब लोग डर के मारे निराश होकर स्टॉक मार्केट में सब कुछ बेचने लगते हैं तो स्टॉक की कीमत कम होने लगती है, और इस वक्त उसे खरीद कर आप फायदे में रह सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है। जब सब लोग डर के मारे सब कुछ बेच रहे हैं तो आप सब कुछ खरीदिए, लेकिन ऐसा करने का मतलब भीड़ के हिसाब से ना चलना, जो कि अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी जानकारी की जरूरत होगी। कभी कभी ठीक इसका उल्टा भी हो जाता है। जब सब लोग शांत होते हैं और कोई घबराता नहीं, तो इस हालात में स्टॉक की कीमत बढ़ने लगती है, और ऐसे में आपको कभी भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। 10% हैप्पियर बुक समरी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी बुक लेके आया हूँ जो किताब आपको ध्यान के बारे में हाल ही में हुए वैज्ञानिक शोधों से बताती है कि कैसे ये प्राचीन कला आपके दिमाग और शरीर पर असर डालती है। इसके अलावा ये किताब ये भी बताती है कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन से कैसे आप अपने जीवन के तनाव से लड़ सकते हैं। क्या आपने कभी क्रोध में अपना आपा खोया है? क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा डिसीजन लिया है जिससे आपको बाद में पछतावा हुआ हो? क्या कभी आपने अपने अच्छे दिन बर्बाद कर लिए हैं क्योंकि आप नाराज हो गए थे? क्या आप अपनी भावनाओं को काबू करना चाहते हैं? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ हैं, तो आप अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं। ये सबक आपको सिखाएंगे कि ध्यान से अपने भावनाओं को कैसे काबू किया जाता है। ध्यान शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से खुद को फिट रखने का एक पुराना तरीका है। हम अपनी रोज की जिंदगी में ईगो को कैसे देखते हैं? कुछ लोगों के हिसाब से ईगो गर्व का स्रोत होता है, जबकि दूसरों को लगता है कि ये आत्म प्रेम या स्वार्थ है। लोग सोचते हैं कि ये खुद की सेवा करना और दूसरों के बारे में परवाह न करने की आदत है, और वो इसे कमी मानते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर ईगो हमारी नैतिकता और इच्छाओं के बीच की एक कड़ी है, लेकिन ईगो की ये परिभाषा अभी भी दिल से दूर है। हम इसे गर्व या आत्मा प्रेम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारे दिमाग के साथ क्या होता है जब हम अपने काबू में नहीं होते हैं। जैसे हम भूखे नहीं होते हैं, फिर भी हम फ्रिज खोलकर देखते हैं कि यहाँ खाने लायक कोई चीज़ रखी है या नहीं। आपका ईगो आपके अंदर की आवाज़ है। ये वो है जो आपके कार्यों पर पूरे दिन नज़र रखता है और आपको बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपका विचार नहीं है, लेकिन ये आपके विचारों को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि आप अधिक व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन एक आवाज़ कहती है कि मैं अभी थका हुआ हूँ। ये है आपका ईगो। दोस्तों, आप जो भी करते हैं उसके लिए ईगो ही जिम्मेदार है। अपने ईगो को काबू करने के लिए आप बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, और ऐसा करके आप अपने जीवन को खुश और स्वस्थ बना सकते हैं। ईगो अनंत भूख है, आप इसे कभी नहीं मिटा सकते। आपके ईगो को हमेशा कुछ नया चाहिए। ये कभी भी संतुष्ट और खुश तो हो ही नहीं सकता। जब ईगो को हम किसी नई चीज से संतुष्ट करते हैं तो इससे फिर से एक और चीज की ख्वाहिश होने लगती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितने नई कारें और गैजेट्स हैं, आपको हमेशा कुछ नया चाहिए होगा। भले ही आपने दुनिया के सबसे अच्छे शेफ द्वारा तैयार किया गया खाना ही क्यों ना खाया हो, आप हमेशा कुछ अधिक स्वादिष्ट खाना चाहेंगे। सरल शब्दों में कहें तो ईगो वो चीज है जो आपको कभी संतुष्ट होने ही नहीं देगा। ईगो वर्तमान को छोड़कर भविष्य के बारे में चिंता करता है और पुरानी बातों के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार ये आपको वर्तमान में पूरी तरह से नहीं रहने देता है। पुरानी यादों में रहना इसे पसंद है। ये ऐसी चीज है जो आपके पुराने घाव को हरा कर देती है। आपका ईगो दूसरों की संपत्ति और सामाजिक स्थिति की तुलना आपकी संपत्ति और सामाजिक स्थिति से करता है। भले ही आप बहुत धनी और स्मार्ट क्यों ना हो, आपका ईगो आपसे ज्यादा बेहतर किसी और को खोज लेगा। आपका ईगो आपको अधिक बेहतर बनने के लिए उकसाएगा। लेकिन और बेहतर होने के बाद क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं।
ईगो पूरी तरह से खुश हो ही नहीं सकता। जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे अमीर, प्रसिद्ध और भाग्यशाली लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वो ड्रग्स के आदी हो जाते हैं और वो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ईगो उन्हें अधिक बेहतर बनने के लिए धक्का देता रहता है। जब वो ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं और ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। हम अपने ईगो को अपने और दूसरों के प्रति दयालु होकर कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं का जवाब गुस्से के बजाय शांति से देने की कला को सिखाता है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन हमें हमारे दयालुता और जिम्मेदारियों को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार ये हमें वर्तमान में रहने और तनाव देने वालों को अनदेखा करने में मदद करता है। जैसे कि एक दिन एक दोस्तों ने ऑथर को कहा कि वो कभी भी सफल नहीं होंगे। उन्होंने इसका सही तरीके से जवाब दिया। वो नाराज नहीं हुए। उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि कैसे वो अपने काम को सुधार सकते हैं। ध्यान और दयालुता हमारे दिमाग पर असर डालती हैं। हार्वर्ड के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने 8 हफ्तों तक लगातार ध्यान का अभ्यास किया था, उनके दिमाग के कुछ हिस्सों में एक मोटी सफेद सी चीज पाई गई। दिमाग का ये भाग खुद के बारे में चेतना और दयालुता से संबंधित था। इसके अलावा ध्यान ने तनाव से जुड़े दिमाग के हिस्सों को सिकोड़ दिया था। दोस्तों, एक और अध्ययन में पाया गया कि जो लोग ध्यान करते थे वे दूसरे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते थे और अधिक हंसते थे। इस तरह हम अपने और दूसरों के लिए दयालुता का उपयोग कर सकते हैं। दलाई लामा के शब्दों में, एक बुद्धिमान स्वार्थी होता है जबकि एक बेवकूफ स्वार्थी नहीं होता है। हमें अपने और दूसरों के प्रति दयालुता के व्यवहार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने प्रति करुणा में सुधार करने से हमें अपनी गलतियों को देखने में, उन्हें मानने में और खुद को माफ करने में मदद मिलती है। इस प्रकार हमें धूम्रपान छोड़ने और स्वस्थ भोजन करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह से दूसरों के प्रति करुणा में सुधार करना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अपनी ईगो को काबू करते समय अपने आप को बहुत ज्यादा न दबाएं। अपनी जरूरतों को मत भूलिए। अपने ईगो को काबू करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने खुद की जरूरतों के बारे में भूल जाएं। जैसे कि महिंद्रा नामक एक भारतीय शिक्षक थे जो ध्यान करना सिखाते थे। उन्होंने अपने छात्रों को सलाह दी कि वो झगड़ा न करें। उन्होंने चीजों को सरल रखने के लिए कहा था। एक दिन एक छात्र ने उनको बाजार में देखा। वो मूंगफली के एक बैग की कीमत के लिए झगड़ा कर रहे थे। जब छात्र ने उनको झगड़ा नहीं करने की याद दिलाई तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें मूर्ख बनने या गूंगा होने के लिए नहीं कहा था। जॉन कबार्ड जिन के मुताबिक अपने आप को संतुष्ट करने से आपका मन साफ हो सकता है, ये नए विचारों के लिए कुछ जगह बना सकता है। 10 दिन के मेडिटेशन के बाद ऑथर के मन को शांति मिली। उनको अद्भुत विचार आने लगे। उन्होंने अपनी नोटबुक उन विचारों से भर दी। अपनी यात्रा के दौरान ऑथर ने पाया कि वो अपने काम को और अच्छे से कर पा रहे थे। जब उनका मन शांत था, उन्होंने पाया कि सफलता के लिए तनाव और कंपटीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शांत मन ही अकेले सफलता के लिए काफ़ी है। दोस्तों, ध्यान आपको परिस्थितियों को संभालने के लायक बना सकता है। दोस्तों, वास्तव में ध्यान क्या है, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान का मतलब यानी कि मेडिटेशन का मतलब है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। ध्यान के समय हम सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाते हैं। हमारा मन इस दौरान यहाँ वहाँ भटकेगा। हमें वापस अपना ध्यान इस पर लगाना है। ध्यान एक बहुत आसान तरीका है। ध्यान हमें बिना कुछ फैसला किए चीज़ों को देखने में मदद करता है। जैसे कि आपके नाक में खुजली हो सकती है या पैरों में दर्द हो सकता है। आपको बस बिना कुछ किए इस पर ध्यान लगाना है। अंत में आप पाएंगे कि आप और कठिन परिस्थितियों को संभालने लायक हो गए हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं को संभालने के लायक हो जाएंगे। ध्यान के 1 महीने बाद ऑथर ने अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। वो अधिक दयालु बन गए। उनकी चिंता कम हो गई। उन्होंने काम पर गपशप करना बंद कर दिया और वो अधिक दयालु हो गई। ध्यान सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हालांकि समय के साथ हमारे हालात बदल गए, पर तनाव का जो असर हमारे शरीर पर होता है वो नहीं बदला। लगातार तनाव में रहने से हमारे खून में नुकसानदेह केमिकल्स पैदा होते हैं। ध्यान हमारे शरीर में नुकसानदेह केमिकल्स की मात्रा को कम करता है। यह हमारे रक्तचाप को कम करता है। इस प्रकार यह हमें हृदय रोग से छुटकारा पाने में मदद करता है। ध्यान धैर्य को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी नौकरी पर जाने के लिए देर हो गए हो और आप ट्रैफिक में फंस गए हो, तब आप गुस्सा हो जाते हैं। ध्यान ऐसे मामलों में आपके धैर्य को बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करता है। ध्यान तनाव, नशे की लत और धूम्रपान से लड़ने में आपकी सहायता करता है। दोस्तों, आखिर में ध्यान यानी कि मेडिटेशन दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज आपके दिमाग का उपयोग करने में आपकी मदद करता है।
अपने दिमाग का उपयोग करके आप अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान एक बार में ही अपने गलत विचारों और आदतों से छुटकारा पाने में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। हालांकि ये आपको उन्हें काबू करने में मदद कर सकता है। वे टू बी हैप्पी। तनाव हर बीमारी की जड़ है और खुशी हर बीमारी का इलाज। अगर आप खुश रहते हैं तो बीमारियां आपके पास भी नहीं भटकेंगी। लेकिन आज के समय में लोग खुश नहीं रहते हैं, जिसका असर सेहत पर पड़ता है और डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो रही हैं। गूगल पर ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि खुश कैसे रहते हैं, हाउ टू बी स्टे हैप्पी। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कुछ तरीके जिन्हें अपनाकर आप खुश रह सकते हैं और बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। खुश रहने के लिए सबसे पहले आप पर्याप्त 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दें। नींद में कमी होने पर चिड़चिड़ापन होने लगता है, जिसके कारण मन खुश नहीं रहता है। खुश रहने के लिए नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दें। अपना आपको ये समझाएं कि जो हो चुका है वो बीता कल था और अब आपको आने वाले कल के बारे में सोचना है। जो लोग आपसे दूसरों की बुराई करते हैं या चुगली करते हैं, उनसे दूरी बना लें। ऐसे लोग आपको कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। अपने दिनचर्या में मेडिटेशन जरूर शामिल। सुबह के समय घास पर नंगे पैर कम से कम 15 मिनट के लिए टहलें। इससे हैप्पी हार्मोन से रिलीज होते हैं। जब भी आप खराब महसूस करें तो अपने मनपसंद गाने सुनें या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। खुश रहने के लिए अपने खान पान में बदलाव करें और फल तथा सब्जियां डाइट में शामिल करें।